नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पैरेलल कोचिंग में। तो आज अपन मैथ्स के जो चैप्टर बच रहे हैं दो, एक तो चैप्टर नंबर 11 रचना और एक चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वाला। उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको अपन फटाफट से एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 11 रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर है, इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको बताता हूँ जो एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। इनको आप एक बार अच्छे से देख के जाएंगे। नंबर 1, क्या क्या प्रश्न आपके इससे बन सकते हैं। मैं छोटे छोटे प्रश्नों की बात कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि दिए गए रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करने के लिए कोण बनाते हैं। ये आपके रिक्त स्थान में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी भी रेखाखंड को किसी अनुपात में या दिए हुए रेखाखंड को किसी निश्चित अनुपात में अगर आपको विभाजित करना है तो इसके लिए आप उस रेखाखंड में कौन सा कोण बनाएंगे। तो आप कौन सा कोण बनाएंगे तो इसका आंसर जो होगा, ध्यान रखिए, आप न्यून कोण बनाते हैं। कौन सा कोण बनाते हैं भाई? न्यून कोण आप बनाते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। नंबर 2 फैक्ट आप क्या ध्यान में रखेंगे कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का क्या नाम है। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का क्या नाम है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखें, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या होता है? आपका आंसर रहेगा व्यास होता है, यानी कि डायमीटर होता है। नंबर 3, किसी वृत्त पर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए किसी वृत्त पर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कितने डिग्री का बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण अपन बनाते हैं। किसी वृत्त पर स्थित बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचनी है तो ऐसी स्थिति में आप उस बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। नंबर 4, किसी वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है। यानी कि किसी वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होती है? तो आप बताएंगे आपस में कैसी होती है? समांतर होती है। आपस में कैसी होती है? समानांतर होती है, यानी एक दूसरे के वो कैसी होती है? समानांतर होती है। इसका आप ध्यान में रखेंगे। नंबर 5 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 2 स्पर्श रेखाएं अपन बाहर स्थित बिंदु से
खींच सकते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। यानी किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, तो 2 स्पर्शरेखाएं आप खींच सकते हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसका आप ध्यान रखेंगे। वो कौन कौन से फैक्ट है, इसके लिए एक बार फिर से अपन आगे करते हैं। नंबर नेक्स्ट, किसी वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से किसी वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से किसी वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी कि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा एक भी नहीं खींच सकते, यानी कि 0 स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं, यानी कि एक भी नहीं। वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से आप एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हुए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वृत्त की स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु त्रिज्या के साथ वृत्त की स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, कितने डिग्री का कोण बनाता है, कितने डिग्री का कोण बनाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वृत्त की स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु है वो त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि समकोण बनाता है, लंबवत होता है या फिर समकोण बनाता है, इसका ध्यान रखिएगा भाई। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई का अनुपात कितना होता है, लंबाई का अनुपात कितना होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई का अनुपात कितना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1:1। आप ये कह सकते हैं अतः लंबाई बराबर होती है। लंबाई कैसी होती है भाई, बराबर या फिर समान होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा आप इसको। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अगर आपसे अनुपात भी पूछ सकता है, ध्यान रखें दोनों का अनुपात 1:1 होगा, क्योंकि लंबाई बराबर है। और अनुपात कितना होगा भाई, अनुपात होगा 1:1 होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे भाई। इसके अलावा और क्या बात आपको ध्यान में रखनी है कि वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को किस अनुपात में विभाजित करता है, जीवा को किस अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान दें दोबारा, वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1:1 में विभाजित करता है, अर्थात समद्विभाजित करता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित
करता है वे समद्विभाजित करता है, यानी ये समान दो भागों में विभाजित करता है। अनुपात पूछे तो आपका क्या हो जाएगा 1:1 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे इस चैप्टर से संबंधित, जिसको आप अच्छे से देखे जाएंगे तो आपके छोटे छोटे प्रश्न गलत नहीं होंगे। इसके अलावा इसमें से जो बड़े प्रश्न है, त्रिभुज दिए हुए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करने वाला, या फिर वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्शरेखा खींचने वाला, या वृत्त के व्यास में स्पर्शरेखा खींचने वाला, या दो वृत्त दे देंगे एक दूसरे के केंद्र से एक दूसरे के ऊपर स्पर्शरेखा खींचने वाला और रेखाखंड को विभाजित करने वाला है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बड़े बड़े हैं, इनको आप अच्छे से देख के जाएंगे। इसके अलावा जो छोटे प्रश्न हैं, इन्हीं में से आपको एक आध प्रश्न पूछा जाएगा, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें, इनको आप अच्छे से देख के जाए। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं, प्रायिकता से आपको क्या क्या प्रश्न बन सकता है, उसको भी अपन फटाफट से एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं और महत्वपूर्ण फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 50, चैप्टर नंबर 50 प्रायिकता। चैप्टर नंबर 15 कौन सा है? प्रायिकता। क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, मैं उस एग्जाम की दृष्टि से आपको फटाफट से रिवीजन करवा देता हूं। नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, एक तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। प्रायिकता का सूत्र आपको ध्यान में रखना है। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम, एक तो फॉर्मूला आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या ध्यान में रखेंगे आप? नेक्स्ट ध्यान में रखेंगे प्रायिकता का मान की सीमा। प्रायिकता के मान की सीमा क्या है? यानी कि प्रायिकता का मान की सीमा यानी कि लिमिट्स क्या है? तो आप बताइए कि प्रायिकता का जो मान है वो 0 के बराबर और इससे बड़ा और 1 के बराबर और इससे बड़ा होता है। यानी कि 0 से लेकर 1 के बीच में ही प्रायिकता का मान होगा, यानी कि 0 के बराबर हो सकता है और 0 से 1 के बराबर हो सकता है, और या फिर 0 और 1 के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी घटना के घटित होने की कोई संभावना नहीं है। किसी घटना के घटित होने की कोई संभावना नहीं है, तब प्रायिकता का मान कितना होगा? तो आप आंसर क्या बताएंगे? 0। जब कोई घटना घटित ही नहीं हो सकती, ऐसी स्थिति में प्रायिकता का मान कितना होगा भाई? प्रायिकता का मान होगा 0। नेक्स्ट फैक्ट आप क्या ध्यान में रखेंगे कि किसी घटना के घटित होने की पूर्ण संभावना है, तब प्रायिकता का मान कितना होगा? प्रायिकता का मान कितना होगा? 1 होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अर्थात प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा? तो 0, और प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा? तो आप आंसर बताएंगे 1। एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रायिकता का मान, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे और पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा प्रायिकता का मान संभव नहीं है। तो प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, ये आप ध्यान रखें। प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। क्या क्या नहीं हो सकता? नंबर 1 है ऋणात्मक मान नहीं हो सकता। अगर आपको ऑप्शन में ऋणात्मक वैल्यू दे रखी है तो ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। नंबर नेक्स्ट और क्या नहीं हो सकता? प्रायिकता का जो मान है 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 1 से बड़ा नहीं हो सकता। एक तो आप ध्यान रखेंगे नेगेटिव वैल्यू या ऋणात्मक मान नहीं हो सकता। दूसरा फैक्टर आप ध्यान रखें 1 से बड़ा नहीं हो सकता।
और नंबर तीसरा जो आप ध्यान रखेंगे, ये आप ध्यान में रखेंगे 100% से ऊपर। 100%, अगर प्रतिशत में वैल्यू दे रखी हो तो 100% से ऊपर मान संभव नहीं है। 100% से अधिक, 100% से अधिक मान संभव नहीं है। इसका आप ध्यान रखेंगे भाई। ये तीन बातें आप ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं कि प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और प्रायिकता का मान अगर प्रतिशत में दे रखा हो तो कभी भी वो 100% से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि 100% से अधिक मान आपका प्रायिकता का नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ प्रायिकता क्षेत्र से संबंधित। वो कौन से फैक्ट है जिसको अपन फटाफट से देख लेते हैं। तीन ही टाइप के प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। नंबर 1, एक प्रश्न तो आपसे पूछ ले, एक प्रश्न तो आपको पूछ ले सिक्के वाला प्रश्न आपसे पूछ ले, एक प्रश्न तो आपको सिक्के वाला पूछ ले। इसके अलावा एक प्रश्न आपको पूछ ले पासा वाला, एक प्रश्न पूछ ले आपसे पासा वाला, और एक पूछ ले आपसे ताश वाला। ये तीन फैक्ट आप एक साथ ही ध्यान रख लेंगे तो आपका फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, सिक्के वाले में क्या प्रश्न आपसे पूछ सकता है? एक बार उछालने वाला पूछ सकता है, एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर अगर सिक्के को एक बार उछाला गया है तो चाहे तो आपको चित्त की प्रायिकता पूछे या फिर पट की प्रायिकता पूछे। चित्त या पट हारने की, चित्त या पट हारने की अगर प्रायिकता आपसे पूछे, चित्त या पट हारने की प्रायिकता अगर आपसे पूछे, सिक्के को एक बार उछाला गया है तो एक बार उछालने में चित्त या पट आने की प्रायिकता पूछे, आपका आंसर हो जाएगा 1/2। फिक्स फैक्ट है, ध्यान रखें आप, 1/2, चाहे चित्त की पूछे चाहे पट की पूछे। इसी प्रकार जब एक पासे की बात करें तो एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर चाहे आपसे सम संख्या, चाहे आपसे विषम संख्या, और चाहे आपसे अभाज्य संख्या, चाहे आपसे अभाज्य संख्या हारने की प्रायिकता पूछे, ये तीनों ही प्रश्न आपसे पूछे। एक पासे को फेंका जा रहा है और एक पासे को फेंकने पे चाहे आपसे सम संख्या आने की या सम अंक संख्या बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं की बात है, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की या फिर विषम अंक आने की या विषम संख्या बोल सकते हैं या अभाज्य अंक आने की अगर आपसे प्रायिकता पूछे, ऐसी स्थिति में आपका तीनों का आंसर क्या रहेगा? 1/2 आंसर रहेगा भाई। 1/2 आंसर रहेगा। दोबारा बता रहा हूँ, चाहे सम का पूछे, चाहे विषम का पूछे, चाहे अभाज्य पूछे, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, आंसर फिक्स है 1/2 ही रहेगा। क्योंकि सम एक जो पासा होता है, इस पासे में आपको बताइए कि टोटल 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये होता है 6। सम पूछे तो 2 4 और 6 तीन हो जाएंगे, आपका आंसर 3/6 यानी 1/2। विषम पूछे 1 3 और 5, ये भी 3/6 यानी 1/2। और अभाज्य पूछे तो ऐसे स्थिति में 2 3 और 5, ये भी 3 और 3/6 करेंगे तो अनुकूल परिणाम बटेगा अनुकूल परिणाम के हिसाब से आंसर क्या आएगा भाई? 1/2 आएगा। इसका आप ध्यान रखेंगे। तो इसको भी आप अच्छे से देख के जाएंगे, ये आपके 1 नंबर में इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ताश से संबंधित जो प्रश्न है आपके, वो ताश से संबंधित प्रश्न जो वो किस प्रकार से पूछ लेंगे आपसे इधर देखो। ये जो ताश होता है आपसे, ये ताश सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ताश की बैटिंग पर कितने पत्ते होते हैं, तो आप बताएंगे 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में से अगर पूछे आपके कि लाल कलर के या लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, आप बताएंगे 26 होते हैं। आपसे पूछे कि काला रंग के कितने पत्ते हैं, तो भी आप बताएंगे 26 पत्ते होते हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि लाल रंग के कौन कौन से पत्ते होते हैं, तो आप बताएंगे तो होता है ईंट वाला, ईंट का पत्ता, एक तो ईंट होता है, ईंट के कितने पत्ते होते हैं? सब 13 पत्ते होते हैं। एक पूछे आपको कि लाल बाग, ये भी लाल में होता है, इसके भी कुल कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते इसके रहेंगे भाई। काले पत्तों की अगर बात करें, काले पत्ते तो काले में कौन आ जाएगा? एक तो आ जाएगा आपका हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, तो ये कितने होते हैं? तो आप बताइए हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। इसके अलावा एक होता है चिड़ी वाला पत्ता, चिड़ी का पत्ता,
तो चिड़ी के पत्ते ये भी कितने होते भाई 13। तो अगर आपसे ताश के टोटल पत्ते 52, लाल रंग के पूछे 26, काले रंग के पूछे 26, जिसमें लाल रंग में ईंट 13 होते हैं, लाल पान 13 होते हैं, हुक्म के 13 और चिड़ी के 13। सभी के अंदर आपको ध्यान में रखना है, सभी में क्या होता है, एक तो इक्का होता है भाई, सभी में एक इक्का होता है। एक होता है आपका बादशाह होता है, एक होता है आपका बादशाह के बाद बेगम होती है भाई, बेगम के बाद गुलाम होता है, बेगम के बाद क्या होता है, गुलाम होता है, और इसके बाद नंबर 5 यहाँ के 2 से लेकर 10 तक इसमें नंबर वाले पत्ते होते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सिंपल क्वेश्चन इससे बनेगा, आप ध्यान रखिए। आपसे पूछे कि काला, जैसे एक ताश की पेटी को यादृच्छिक रूप से फेंटा जाए और उसमें से एक पत्ता चुना जाए, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि पत्ता लाल रंग का होगा, तो लाल रंग के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 26, कुल परिणाम हो जाएंगे 52। आपका आंसर आ जाएगा 26/52 यानी कि 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछे काले रंग के पत्ते आने की प्रायिकता होती है 26/52 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। आपसे पूछे ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता बताइए, ईंट के पत्ते कितने 13, तो 13/52 1/4 हो जाएगा। आपसे पूछे लाल पान के पत्ता आने की प्रायिकता कितनी, लाल पान के पत्ते कितने 13/52 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1/4। आपसे पूछे हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता कितनी, तो भी आपका 13/52 यानी कि 1/4। आपसे पूछे चिड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता कितनी, तो चिड़ी के पत्ता 13/52 करेंगे, आपका आंसर आएगा 1/4। या पर्टिकुलर आपसे पूछे बताइए इक्का आने की प्रायिकता कितनी, प्रश्न यहाँ आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखें। आपसे पूछे सिंपल इक्का आने की प्रायिकता कितनी, तो इसमें भी इक्का है, इसमें भी इक्का है, इसमें भी इक्का है, इसमें भी इक्का है, टोटल इक्के कितने हो गए 4, टोटल इक्के कितने हो गए 4, और कुल परिणाम कितना है 52। आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/13। आपसे पूछे बादशाह आने की प्रायिकता, तो भी 4/52, बेगम आने की प्रायिकता 4/52, गुलाम की 4/52। इसके अलावा अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि लाल रंग का इक्का आने की प्रायिकता कितनी है, तो लाल रंग के इक्के, एक तो इसमें एक इसमें, लाल रंग के 2 ही इक्के हैं, 2/52 आपका आंसर रहेगा, यानी 1/26 आपका आंसर रहेगा। इसी प्रकार पूछे काले रंग का इक्का आने की प्रायिकता कितनी है, तो काले रंग का एक तो इसमें और एक इसमें, तो 2/52 आपका आंसर रहेगा। तो इन तीनों में से आपको थोड़ा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, केवल इक्का लिखा हुआ या किसी कलर के साथ लिखा हुआ है, या फिर तीसरा टाइप का जो प्रश्न बताया सीधा पूछ ले ईंट का इक्का आने की प्रायिकता बताइए, तो ईंट का इक्का तो सिंगल ही है, तो ईंट का इक्का आने की प्रायिकता 1/52, या फिर लाल पान का इक्का आने की तो भी 1/52, हुक्म का इक्का आने की तो भी 1/52, और चिड़ी का इक्का आने की तो भी 1/52। अच्छा, इक्के की जगह बादशाह बेगम जैसे कुछ भी पूछ सकता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो एक तो सिंपल इक्का शब्द आ सकता है, एक कलर के साथ इक्का शब्द आ सकता है, और एक पर्टिकुलर नाम के साथ इक्का शब्द आ सकता है, इक्का या बादशाह या बेगम या गुलाम, इनमें से कोई शब्द आ सकता है, ध्यान रखिए। केवल इक्का शब्द आए तो 4/52 करना, लाल रंग या काले रंग के साथ आए तो 2/52 करना, ईंट, लाल पान, हुक्म और चिड़ी के साथ अगर इक्का या बादशाह इनमें से कोई शब्द आए तो 1/52 आपको करना है। और एक प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता कितनी है, तो तस्वीर वाले पत्ते, ये तीनों तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, एक तो बादशाह पे तस्वीर होती है, एक बेगम पे तस्वीर होती है, और एक गुलाम पे तस्वीर होती है। तो 3 पत्ते एक सेट में तस्वीर वाले होते हैं, तो टोटल तस्वीर वाले कितने हो जाएंगे, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, टोटल हो गए 12 तस्वीर वाले पत्ते हो जाएंगे। 12/52 आप कह सकते हैं इसको 3/13, ये आपका आंसर रहेगा। चलिए 4 के पहाड़े से 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 13 चौक 52, तो 3/13 आपका आंसर हो जाएगा। पर्टिकुलर पूछे कि तस्वीर वाला पत्ता, तो आपको बता देंगे 12/52, और पर्टिकुलर कलर के हिसाब से पूछे तो आप उस हिसाब से बता देंगे कि कलर में 3 इसके 6/52 हो जाएगा, काले कलर के पूछे तो 3 इसके 6/52 हो जाएगा। पर्टिकुलर नाम से पूछे कि ईंट में तस्वीर वाला पत्ता, लाल बाग में तस्वीर वाला पत्ता, या हुक्म में तस्वीर वाला पत्ता, या चिड़ी में तस्वीर वाला पत्ता, तो आप बता देंगे इसमें भी 3 होते हैं तो 3/52, इसमें भी 3 होते हैं 3/52, इसमें भी 3/52, तो इसमें भी 3/52। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को देख के अच्छे से देख के जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से तैयारी करके जाएं और गणित का पेपर पूरे से पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अपनी स्पीड को वहाँ मेंटेन रखेंगे और टाइम का ध्यान रखते हुए आप पेपर को सोल्व करेंगे तो आपका समय से पहले भी पेपर हो जाएगा। सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।